हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे थर्मोडायनेमिक्स का सिनॉप्सिस देखेंगे एमएसटी सीईटी के लिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है? इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है आने की प्रोबेबिलिटी, बहुत आए तो 2 सवाल आएंगे, लेकिन एक सवाल ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो रिड्यूस होने के बाद जो चैप्टर बचा है वो है ही नहीं कुछ चैप्टर, बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया, वही आपको पढ़ना है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है रिड्यूस सिलेबस होने के बाद, वरना तो बहुत कुछ था इसमें, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, स्टर्लिंग साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो सब निकाल दिया गया है। तो आपको ये पढ़ना है। आज इसका टेस्ट होगा शाम 5 बजे। प्रिपेयर्ड रहिए, अच्छे से दीजिए। ईजी चैप्टर है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर, वो चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हीट और जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनके इंटरैक्शन के बारे में पढ़ता है। मतलब इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ता है कि हीट दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हीट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कितना अमाउंट होता है, ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद देखो, थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है पार्ट अंडर स्टडी, मतलब जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक, हम लोग उसको सिस्टम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है ना। तो जैसे अभी एग्जांपल हम लोग बार बार लेंगे। जैसे आपके पास क्या है, टेबल पे, आपके टेबल पे कोई क्या रखी हुई है? चाय रखी हुई है, और यानी बेसिकली क्या है, कप है, उसके अंदर चाय रखी हुई। ठीक है ना, वो गर्म है। ठीक है ना, और हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई, और सिस्टम और सराउंडिंग मिला करके क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। ठीक है, कोई बकवास है, कोई मतलब तो है नहीं, ये सब एग्जाम में तो आएगा नहीं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सिस्टम के बारे में जान लो। ठीक है, क्या यूनिवर्स है और क्या अपना बाकी सराउंडिंग, उससे क्या लेना देना? अपने को उससे लेना देना है जिसकी स्टडी हो रही। समझ आ गया? ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। ठीक है, आपको बता दी मैंने चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बच्चों 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आ रहा है? ठीक है ना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मैटर मतलब मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, दोनों एक्सचेंज होता है। समझ आ गया? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या है, आपका जो वही चाय वाला एग्जांपल है, तो हमारे पास क्या चाय है, और वो क्या रखा हुआ है? टेबल पे रखी हुई है। अब जो है चाय में, अब चाय की क्या होगा? गर्म है, तो कुछ उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होकर कहाँ जाएंगे? सराउंडिंग में जाएंगे। तो मास एक्सचेंज हो रहा है। हो सकता है चाय में मक्खी गिर जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो सराउंडिंग से कुछ उसमें क्या आ रहा है? मास आ जा रहा है, तो मास का एक्सचेंज हो सकता है। साथ ही साथ एनर्जी भी तो सराउंडिंग से आ भी रही है, जा भी रही है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। कौन से सिस्टम पे? ओपन सिस्टम से। तो हमारी जो चाय रखी हुई है टेबल पे, गर्म चाय, वो बेसिकली क्या है? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लोज सिस्टम क्या? क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। समझ आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी चाय रखी हुई है, उसमें हमने क्या कर दिया? कोई ढक्कन रख दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उस पर कोई ढक्कन रख देंगे तो क्या होगा? अब कोई यहाँ पर मक्खी गिर नहीं सकती ना। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर के कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। कैसे? वो जो उसकी बाउंड्री बनी हुई है ना कप की, तो यहाँ से क्या होगा? रेडिएशंस के फॉर्म में हीट बाहर निकलेगी। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है क्लोज सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कर दो? आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? पहले इसमें ना मास एक्सचेंज हो सकता है, ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या है? वही जो हमारे प्याले की चाय है, हमारी कप की चाय है, हम लोग क्या कर देंगे? उसको थर्मस में डाल देंगे। समझ में आ गया? अब ना मास एक्सचेंज हो सकता है। अब थर्मस क्या करता है? ना बाहर की हीट को अंदर आने देता है, ना अंदर की हीट को बाहर जाने देता है। तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको मैंने इसके सिस्टम बता दिए, इसके टाइप्स बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आपको कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में देखना है।
यही सब बेसिक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल घबराओ मत, बहुत ईजी है। प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा अभी, कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग देख लोगे अभी। चलो आ जाओ। तो इसके बाद जो है, इसके बाद आगे क्या है, अब मैं आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूँ। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम या प्रोसेस बताया आप लोगों को मैंने, नहीं, इक्विलिब्रियम बता देता हूँ, फिर प्रोसेस बताना हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब नहीं चेंज हो रही होगी तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में। मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। जैसे अलग अलग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टाइप है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसके बाद है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझे, ये एक सिस्टम है, समझे, इसका टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, अब वो कंटिन्यूसली 10 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा सिस्टम का तो हम बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्लियर हो गया। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर तीनों कांस्टेंट होंगे, तीनों कांस्टेंट है, कोई सिस्टम का ना प्रेशर बदल रहा है, ना वॉल्यूम बदल रहा, ना टाइम बदल रहा है, सॉरी टेम्परेचर बदल रहा है टाइम के साथ में, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब बच्चों प्रेशर कांस्टेंट। अगर कोई सिस्टम का प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में। समझे, क्लियर हो गया। तो जितने टाइप के इक्विलिब्रियम आपको थर्मोडायनेमिक्स में लगते हैं वो मैंने आपको समझा दी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, देखिए ध्यान से भी। तो अभी जो है हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है इसमें भी। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को अब इसमें ये देखना है कि बेसिकली इक्विलिब्रियम हो गया। अब आपको बताना है ज़ीरोथ लॉ के बारे में, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है, ज़ीरोथ लॉ कहता है कि अगर आपके पास ऐसे तीन सिस्टम्स हैं, एक ए, एक बी, एक सी, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर ऐसे बोल दो उसको, ए और सी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, समझ में आ गया। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब इन दोनों का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट सेम है, इन दोनों का भी क्या है, टेम्परेचर सेम है, मतलब क्या, बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। टेम्परेचर सेम का यही मतलब होता है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इन दोनों का भी क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। यही है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बताता है टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। चलो तो है तो और कुछ थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करने लायक का, लेकिन इतना ही आपको समझ लेना है, ठीक है ना। चलो अभी इतना सफिशिएंट है, और कोई इसमें बताने लायक का है नहीं। मतलब ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, आपको बताया था मैंने एच.सी. वर्मा क्या कहते हैं जब मैं केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं बता तो एटलीस्ट इसको याद रखोगे। जब क्या होगा, ऐसे थर्मल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे तो टेम्परेचर अगर सेम होगा तो हीट का फ्लो नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ गया। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्या आपका, इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी क्या है, सॉरी, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, आपकी जो चाय रखी हुई है टेबल पे, अब चाय के अंदर क्या होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। उन एटम्स और मॉलिक्यूल के पास एकदम बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैंने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है इंटर एनर्जी के बारे में। अभी आप लोगों से याद रखना है कि आपके जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनके सम को इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इतना जानना सफिशिएंट है आपको सीईटी के लिए। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हम चाय वगैरह की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एक कंटेनर, उसके अंदर गैस। समझ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
उसके सम को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इसका इनके काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। समझे? क्लियर हो गया? आप ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पर हम लोग जो केस लेंगे वो कौन सा लेंगे? आइडियल गैस लेंगे। कौन सी गैस लेंगे? आइडियल गैस। और आइडियल गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो जीरो होता है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नहीं होगी। तो जो आइडियल गैस की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी पूरी की पूरी क्या होगी? काइनेटिक होगी। समझ आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल क्या होती है? उनकी जीरो होती है। क्लियर हो गया? समझे कौन सा रिलेशन है? F = -du/dx से। नहीं पता है तो इसको छोड़ देना, बस इतना याद रखना कि जब आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस में क्या होगा? आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। समझा? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? इंटरनल एनर्जी बता दी आपको मैंने। अब इसके बाद मुझे आपको क्या बताना है? इसके बाद मुझे आपको इंटरनल एनर्जी के बाद कुछ और चीज़ें बताना है, जैसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंक भर लेते हैं ज़रा। चलिए, तो अब हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लॉट। फ्लॉट यानी क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग फ्लॉट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लॉट क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये तो बहुत इजी सा लॉ है। ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। क्या मतलब होता है? मतलब समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ध्यान से सुनिए, इस कंटेनर पे मैंने क्या कर दिया? एक पिस्टन लगा दिया और अंदर भरी हुई है गैस। अंदर गैस भरी हुई है, हमने क्या कर दिया? सिस्टम लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ? 100 जूल की एनर्जी देता हूँ। 100 जूल से हीट कर दिया मैंने उसको, ठीक है ना। तो 100 जूल का जब मैंने इसको हीट किया तो ये क्या करता है? ये अपनी काइनेटिक, ये इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक, आइडियल गैस है। इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये 100 जूल में से 60 जूल से क्या करता है? अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेता है। और 40 जूल से पता है क्या करता है? 40 जूल से अपने आप को, अपने पिस्टन को ये मार मार के क्या करता है? ऊपर लेके आता है। यानी क्या? 40 जूल से ही कर लेता है एक्सपांशन। क्या कर लेता है? एक्सपांशन। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यही है कि 100 जूल इज इक्वल्स टू क्या होगा? 100 जूल इज इक्वल्स टू 60 जूल प्लस 40 जूल। समझे? जितनी एनर्जी दी जाएगी उतनी खर्च हो जाएगी। खर्च कहाँ होगी? तो इतनी एनर्जी दी गई dq, खर्च हुई इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में प्लस वर्क करने में, एक्सपांशन में वर्क डन। dw इज इक्वल्स टू क्या होता है? pdv होता है। याद रख लो उसको। समझे? वॉल्यूम में जब भी चेंज आएगा, धक्का मार के ऊपर लेके जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया मतलब वर्क डन हो गया। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो dw, ठीक है ना। तो जितनी एनर्जी दी जाएगी उतनी खर्च हो जाएगी और दो हिस्सों में इसको खर्च करेगा वो। एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा और दूसरा क्या करेगा? वर्क कर लेगा। समझा? क्लियर? यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि आप जो भी अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई करते हैं तो वो हीट जो आपने सप्लाई की उसको दो हिस्सों में बांट लेता है। एक पार्ट से क्या करता है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेता है और दूसरे पार्ट से क्या करता है? अपने आप को एक्सपांड कर लेता है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम कर ले, ऑन द सराउंडिंग कर लेता है। ठीक है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया या ऑन द सराउंडिंग हो गया, एक ही बात है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो यही आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझा? क्लियर हो गया? साइन कन्वेंशन इसमें क्या है? मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों के डिफरेंस भी बता चुका हूँ। अभी आप लोग फिजिक्स के बस याद रख लो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। केमिस्ट्री का अगर आपको देखना है तो उसके वीडियो बने हुए हैं। ठीक है? चलो भाई, साइन कन्वेंशन में क्या? अगर क्या होगा? अगर हीट ऐड होगी, हीट एडेड तो प्लस क्यू लेंगे। हीट रिलीज मतलब ये क्यू, डी क्यू कह लो आप उसको। हीट अगर रिलीज होगी ही तो माइनस क्यू लेंगे। समझ आया? क्लियर हो गया? इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड जो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो प्लस यू लेंगे। यू बोल रहा हूँ मैं इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी अगर घट जाएगी सिस्टम की तो उसको माइनस यू लेंगे। समझ आ गया? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये सिस्टम, ये फोर्स है और वर्क कर रहा है मतलब क्या? एक्सपेंशन हो रहा है ना, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? उसको लेकर के जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस डब्ल्यू लेंगे। ठीक है ना? और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाए, अगर ऑन द सिस्टम वर्क डन में क्या होगा? ऑन द सिस्टम वर्क डन में ये आपका फोर्स है और ये इधर क्या कर रहे हैं? इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आ जाएगा माइनस डब्ल्यू।
समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है। तो ये आपका हो गया फ्लॉट कि डी क्यू अमाउंट ऑफ क्या करो, उसको हीट सप्लाई करो तो वो क्या करेगा, उसको 2 हिस्सों में बांट लेगा, इंटर एनर्जी बढ़ा लेगा, साथ साथ में क्या कर लेगा, वर्क कर लेगा। इतना आसान है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात तो कर रहा है, जितनी एनर्जी दी जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। ये इसके क्या है, साइन कन्वेंशन है। बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको मैं भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं वो बता देता हूँ, और कौन सी इक्वेशंस को वो ओबे करेंगे वो बता देता हूँ। ठीक है, चलो। तो अभी जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कह लो, स्टेट वेरिएबल्स कह लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन कौन होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम कंसिडर भी इन 3 को करेंगे। इन 3 के साथ में ही क्या है अपना डिस्कशन होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ध्यान रखो इस चीज़ का। इनको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। और ये क्या ओबे करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बार बार गैसेस की स्टडी करेंगे, और वो गैस कौन सी लेंगे, आइडियल गैस, रियल गैस नहीं लेंगे। कौन सी गैस लेंगे, आइडियल गैस लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अभी मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर डायग्राम के बारे में। इंडिकेटर डायग्राम्स क्या है, इंडिकेटर डायग्राम्स, इंडिकेटर डायग्राम्स। तो इंडिकेटर डायग्राम्स क्या है, आइए इसको समझते हैं। इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली क्या होता है, कोई भी 2 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया, कोई सिस्टम है उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं वॉल्यूम में कैसा चेंज आ रहा है, तो वो अपन ने डेटा कलेक्ट किया और उसका ग्राफ बना दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, PV डायग्राम बोलेंगे। VT डायग्राम हो सकता है, PT डायग्राम हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको बता दिया मैंने, इनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इसमें ज़्यादातर जो कौन सा काम आता है वो कौन सा है, PV डायग्राम। ठीक है ना, PV डायग्राम। क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, PV डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व, वो आपको क्या देगा, वो देगा आपको वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व का क्या देगा आपको, वो आपको वर्क डन देगा। किसका एरिया, PV डायग्राम का एरिया। समझा, क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा कैसे बनता है बता देता हूँ। इस तरीके से ये P, ये V, ठीक है ना, और ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बन गया, समझ लो। ठीक है ना, इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है V1 और ये क्या आपका P1, ये आपका क्या है, ये आपका V2 और ये आपका क्या है P2। तो P1 V1 और ये क्या आपका P2 V2। समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, इंडिकेटर डायग्राम है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। पहले मैं आपको बेसिक इंपॉर्टेंट वाले बताता हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा थोड़ा उसको कवर कर लूँगा जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया उसको। ठीक है, अभी मैं इतना बताता हूँ जितना आपके एग्ज़ाम के काम के लिए है ना, CET में जितना काम आ जाए। तो अब क्या है, अब हम लोग का है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर जो अपने पास है, इन तीनों में से अगर कोई एक क्वांटिटी भी चेंज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। 2 भी चेंज हो सकता है, तीनों भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक भी चेंज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल मतलब क्या, सेम टेम्परेचर होगा जिसमें यानी जो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग है ना आइस लो और उसको जो है एक कंटेनर लो या तवा ले लो अपना, तवा में क्या कर दो, घर में तवा होता है, तवे में क्या कर दो, आइस के क्यूब्स डाल दो 10-12, ठीक है ना, और वहीं पे कहीं पे क्या कर दो, उसको थर्मोमीटर को फंसा के वहाँ पर क्या कर दो, लगा दो। ठीक है ना, ये ऐसे थर्मोमीटर को वहाँ पर लगाया और ऊपर से कोई डोरी है, उसे अपन ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, नीचे से गैस पे उसको रखो, नीचे से आग जलाओ।
जैसे आग जलाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो क्या होगा, उसको हीट मिलती रहेगी। तो अगर हीट मिल रही है तो ये जो आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो जो आप उसको हीट दे रहे हैं ना, वो बेसिकली कहाँ चली जाती है, जो हीट उसको मिल रही है वो चली जाती है उसके फेस को चेंज करने में, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब तक वो पूरा पानी नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब पानी पूरा बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ये आपको बता दिया मैंने। इसमें अगर ऐसा है तो PV = nRT हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो PV = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझा, ठीक है ना। कब होगा ये, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1 V1 = क्या लिख सकते हैं, P2 V2, है ना। PV = कांस्टेंट, तो P1 V1 = क्या होगा, P2 V2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद क्या आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ना इन होगा ना आउट होगा। थर्मस वाला एग्जांपल लिया था, उसमें ना हीट एंटर कर रही है ना बाहर जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन इसमें अच्छा, इसमें ये कांस्टेंट चेंज कौन हो सकता है, P और V क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, दे कैन चेंज। ठीक है ना। इसमें P भी चेंज हो सकता है, V भी चेंज हो सकता है, T भी चेंज हो सकता है, तीनों चेंज हो सकते हैं, तीनों क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो हीट कंटेंट है ना सिस्टम का, हीट है जो सिस्टम में, वो कांस्टेंट रहेगी। ना सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है, ना सिस्टम से बाहर जा सकती है हीट। समझा, क्लियर हो गया। तो ये तीनों इसमें चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, इसके अंदर कांस्टेंट होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। इसकी कुछ इक्वेशंस है, जैसे इसकी इक्वेशन तो बता दी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। इसकी इक्वेशंस क्या है, इसकी इक्वेशन आपको बता देता हूँ मैं। एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए PV = क्या है, कांस्टेंट है। गामा को कहते हैं एडियाबैटिक रेशो, CP/CV होता है। अभी बता लिख देता हूँ अभी। उसके बाद क्या है, PV है, फिर TV है, उसके बाद PT है। याद रखना तरीका बता रहा हूँ, PV है, TV है, फिर PT है। समझ में आएगा। PV तो याद आता है PV सिंधु, ठीक है ना। TV टेलीविजन, PT फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है ना। PT ये अपने को समझ आता है, ये भी याद आता है। PV अगर है तो PV = कांस्टेंट, सभी को याद रहता है, एक याद कर लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कि TV है ना, तो TV (Γ-1) कर लो। ये बिल्कुल वैसे होगा, PV TV PT लिख दो, यहाँ गामा है तो यहाँ क्या लिख दो, Γ-1। समझे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर तुमने PT लिखा हुआ है ना, तो ये Γ-1 है ना, तो 1 - गामा, और ये गामा है तो ये गामा भी वैसे का वैसे ही। समझे। तो PV TV PT याद कर लो, उसको बहुत काम की चीज़ है ये। क्या बोल रहा हूँ मैं, PV TV PT, फिर PV (Γ) = कांस्टेंट, फिर TV में क्या आएगा, TV (Γ-1). समझे, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, PT में क्या होगा, उल्टा करके लिख दो, 1 T पे 1 - गामा, और उसके बाद P पे 1 - गामा, और T पे ये गामा वैसे का वैसे उतार देना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चल, तो ये अपन ने देख लिया इसको एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये इसकी इक्वेशंस है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, इसके बाद और कुछ बचता तो नहीं है इसके अंदर, नहीं, वर्क डन वाला पार्ट तो आगे कराता हूँ अलग से। ठीक है, और क्या है, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। आइसोबारिक देख लेते हैं पहले। थर्ड क्या है आपका, आइसोबारिक। आइसोबारिक, बार जो है वो बेसिकली प्रेशर का यूनिट है। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, तो उसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो V और T क्या होगा, ये चेंज हो सकते हैं। समझ आ गया। PV = क्या है बताओ, nRT होता है। PV = क्या होता है, nRT होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, समझ आ गया। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। समझा। तो क्या होगा बताओ, V/T = क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसको नीचे भेजूंगा, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या लिखेंगे, V1/T1 = क्या होगा, V2/T2। इक्वेशन समझा दिया आपको मैंने। समझा, क्लियर हो गया। तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या है, आइसोबारिक। लास्ट कौन सा आपका, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब क्या, कोर मतलब क्या, वॉल्यूम, आइसो मतलब सेम। समझ में आ गया। तो आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम क्या होगा, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। चेंज क्या हो सकता है, P और T, ये क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। समझ आ गया। P और T क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है।
PV इज इक्वल टू क्या होगा, nRT होगा। समझे, क्लियर हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो P/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, P1/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2/T2। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये 4 आपको मैंने समझा दिए प्रोसेस, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो बताता हूँ अभी, आइए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलिए आइए। अब क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो बता देता हूँ मैं इसको, देखिए। टेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब PV डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ P है, यहाँ V है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आइसोबारिक का बनाते हैं। आइसोबारिक क्या होगा, सेम प्रेशर वाला, ये है, ठीक है ना। इसको एरो नहीं बनाते बस। आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम वाला, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये किसका है, इसको लिख देता हूँ ऐसे, आइसोबारिक, सेम वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम है, तो ये क्या है आपका आइसोकोरिक, ठीक है ना। उसके बाद ये ऐसा है, ऐसा है, तो ये क्या है, ये अपना आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, ठीक है ना। आइसोथर्मल में क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और उससे भी स्टीपर क्या होता है आपका, आइसो एडियाबैटिक होता है। ये होता है आपका एडियाबैटिक, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू गामा। समझा, इसका क्या होता है, इसका आइसोबारिक में बताओ क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो, ये हो गया। प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, T हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने इसके ग्राफ्स समझा दिए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये PV डायग्राम है इनका, इनको आपको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से करिए इसको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।